नमस्कार दोस्तों। विनर्स विंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आरएस प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका में हम भारत के लोग, सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है वो है हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस कॉन्सेप्ट पे हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेते हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये राज्य की प्रकृति दर्शाता है कि भारत में राज्य की प्रकृति किस प्रकार की होगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पांचों शब्द मूल प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंसर्ट किया गया। इनके साथ अखंडता शब्द को भी 1976 में ही जोड़ा गया था। ये राज्य की प्रकृति दर्शाते हैं कि राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। इनका सीक्वेंस लगभग काफी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन प्रकार की न्याय, तीन प्रकार की का जस्टिस हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीन प्रकार की दी गई है। उसके बाद स्वतंत्रता, पांच प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। सबसे पहले थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, फेथ। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पांच प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में उल्लेखित की गई हैं। इनको भारतीय संविधान में अलग अलग अनुच्छेद से लागू किया गया है, उसके संदर्भ में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको ये पांच शब्द याद रखने हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। दो प्रकार की समता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर। उसके बाद में प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति एक गरिमामय जीवन व्यतीत करे या जिए, उसका भी प्रस्तावना के अंदर उल्लेख किया गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर, जिस दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर इसी उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। ये मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। हिंदी में जिस दिन क्वेश्चन पूछा जाएगा उस दिन
दिक्कत महसूस होगी। मार्गशीर्ष या मार्ग मंथ कौन सा महीने के विक्रम संवती 2006 को, ये 4 ऑप्शन में अगर ये होगा तो वहां आपको याद रखना है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये तीनों शब्द भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, तो 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। अभी एक बार दोबारा देखते हैं। हम भारत के लोग, हमारी प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है, एक यहां पर और एक ये। 2 बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 5 शब्द हैं, 3 शब्द मूल प्रस्तावना में थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए और अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। तो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा, डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी, 2 प्रकार की इक्वलिटी दी गई है प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति अपना गरिमामय जीवन जिए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। यहाँ तक इसमें उद्देशिका के संदर्भ में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको उद्देशिका इसलिए कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और इसको 22 जनवरी 1947 को लागू कर दिया गई थी उद्देश्य प्रस्ताव। उसके बाद उसी दिन 394 आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान के 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को तथा रिमेनिंग आर्टिकल बाकी सारे 26 जनवरी 1950 को लागू करने की बात कही गई। यह है पार्ट 22। हमारे संविधान में 22 भाग हैं। 22वें भाग का अनुच्छेद 344 में यह बात उल्लेखित की गई है कि दिस आर्टिकल 394 इटसेल्फ खुद और आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। इनके अलावा जो अन्य प्रोविजन थे,
and the remaining provisions of this constitution shall come into force on 26 जनवरी 1950। ये बात 394 आर्टिकल 394 में लिखी गई है कि ये आर्टिकल स्वयं, उसके बाद आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9 5 आर्टिकल नागरिकता के, उसके बाद आर्टिकल 60 जिसके अंदर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है उसको, उसके बाद आर्टिकल 324 जिसमें चुनावों के बारे में प्रावधान किया गया है कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाए जाएंगे। फिर 366, 367, 379, 380, 388, 391 और 392 तथा 393 ये आर्टिकल 26 नवंबर 16 आर्टिकल पूछा जा सकता है कितने आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को, और ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आर्टिकल 394 में मेंशन किया गया है। उनको देख लेते हैं। पार्ट 2 सिटीजनशिप, जिसमें है नागरिकता के प्रावधान 5 अनुच्छेदों में दिए गए हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8 और 9 5 आर्टिकल जो दिए हैं उनके अंदर नागरिकता का प्रावधान, ये आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किए गए। उसके बाद पार्ट 5 में द यूनियन संघ की कार्यपालिका, चैप्टर फर्स्ट कार्यपालिका जो है उसका आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है, इसमें लिखा है कि यह भी पूछा जाता है कि किस शब्द का संविधान के अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये पूछा था निष्ठापूर्वक। ये कोई एग्जाम आरपीएससी की टीचर या कोई आरएएस प्रीलिम्स मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन उसमें पूछा गया था कि किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, दृढ़तापूर्वक, निष्ठापूर्वक, दृढ़ संकल्प होकर, इस प्रकार 4 शब्द दिए थे, उनमें निष्ठापूर्वक था। इसमें लिखा है कि ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक पालन, निष्ठापूर्वक ये शब्द आपको याद रखना है, करूंगा या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा और अपनी पूरी अक्षमता से संविधान और विधि का, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और विधि का परिरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण 3 शब्द हैं। जहां 3 शब्द होते हैं वहां चौथा ऑप्शन देके इरेडिकेट करवाया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि संविधान के आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के लिए किन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक नहीं है। तो इसमें परिरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण करूंगा तथा मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए, जनता की सेवा और कल्याण 2 शब्द ये भी हैं, के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। प्रस्तावना के ही संदर्भ में हमने ये बात इसलिए की कि 26 नवंबर 1949 को आर्टिकल 394 के तहत 16 आर्टिकल जोड़े गए या स्वीकार किए गए, वो ये है, मुख्य है। ये आर्टिकल 60 जिसके अंदर शपथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान जो किया गया है, उसमें ये लिखा है कि ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पालन करूंगा और राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी अक्षमता से संविधान और विधि का परिरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण करूंगा तथा मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। ये आर्टिकल 60। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 15 में इलेक्शन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्शन का कौन से भाग में उल्लेख है। आर्टिकल पूछे तो 324, भाग पूछे तो 15। भाग 15 में आर्टिकल 324 में सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन तीनों चीज इलेक्शन कमीशन में निहित होंगी, आर्टिकल 324 बोलता है। उसके बाद आर्टिकल भाग 19 में मिसलेनियस में आर्टिकल 366 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और 367 में इंटरप्रिटेशन दिया गया है।
इसको भी 26 नवंबर, इन आर्टिकल को इसलिए बताया जा रहा है कि ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिए गए थे, इनको लागू कर लिया गया था। उसके बाद पार्ट 21 में अस्थायी, प्रवृत्ति और विशेष प्रावधान किए गए थे, जिनको 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1 नवंबर 1956 को ओमिट कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया। इसमें आर्टिकल 379, 380, 388 और 391 शामिल है। उसके बाद आर्टिकल 392 में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, इस संविधान को लागू करने में किसी भी प्रावधान में अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उस आर्टिकल को रिमूव किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के पास पावर है आर्टिकल 392 के तहत। आर्टिकल 392 के द्वारा राष्ट्रपति को यह प्रोविजन दिया गया है। पावर है प्रेसिडेंट के पास टू रिमूव डिफिकल्टीज, किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि वो इस संविधान को लागू होने में कोई भी परिस्थिति आए तो उस आर्टिकल को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 393 में शॉर्ट टाइटल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो आर्टिकल 393, आर्टिकल 393 में यह उल्लेख किया गया है कि भारत का संविधान कहा जाएगा। उसके बाद 394, जिसमें हमने बात कर ली कि 394 स्वयं। उसके बाद आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 367, 368, 379, उसके बाद 380, 388 और 391 तथा 392 और 393, ये 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। उसके बाद प्रमुख शब्दावलियां जिन पे हम चर्चा करेंगे, जो हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित की गई हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जहां से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, ये आज ही हुई एग्जाम सीईटी 12th लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रस्तावना में सबसे पहले क्या लिखा गया है, तो ये शब्द है हम भारत के लोग। ये क्वेश्चन आज पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। और मेंस के क्वेश्चन में इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने का क्वेश्चन आ सकता है। हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका आशय न तो किसी विशेष धर्म, भाषा या संस्कृति के लोगों से है और न ही भारत के नागरिकों, सिटीजन ऑफ इंडिया तक यह सीमित है। यह भारत के सभी लोगों और सभी व्यक्तियों के सामूहिकता का विचार व्यक्त करती है। हम भारत के लोग में हम सब की सामूहिकता का एक विचार है कि हम सब एक हैं और हमारे द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया है। सुभाष कश्यप जो राजनीति के जानकार हैं, उनके अनुसार भारत के लोग शब्द ये बताता है कि वे भारत के संविधान के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के स्रोत भारत के लोग हैं। यह अवधारणा हम भारत के लोग द्वारा पारित होती है। उसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्र। राष्ट्र शब्द का उल्लेख हमारी संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो राष्ट्र शब्द का मतलब है एक होने की भावना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक होने की भावना। किसी के आधार पर निर्मित समूह या समुदाय को राष्ट्र कहते हैं। यहाँ 3 शब्द हैं, राज्य, राष्ट्र और देश। इसके बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्र सबसे पहले है कि एक होने की भावना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग के आधार पर निर्मित समूह या समुदाय राष्ट्र कहलाता है। ए सेंटिमेंट ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, राष्ट्र एकजुटता की भावना पर आधारित एक समुदाय है। राष्ट्र हम का विचार है, राष्ट्र में हम का विचार निहित होता है। राष्ट्र में एक होने की भावना निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के आधार पर निर्मित हो सकती है। इसमें नस्ल या प्रजाति,
किसी एक नस्ल के लोग हों, यहाँ भारत में नहीं है। उसके बाद दूसरा जातीयता, कि एक ही जाति हमारे यहाँ वो भी नहीं है। यहाँ मंगोलॉइड हैं, उसके बाद मेडिटेरियन हैं, तो काफी लोग यहाँ पर हैं। फिर धर्म, यहाँ हमने धर्म पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता को फॉलो किया। धर्म के आधार पर भी हम राष्ट्र नहीं है, भाषा के आधार पर भी नहीं। साझा इतिहास, हाँ हमारा इतिहास एक रहा है, हम एक इतिहास के साथ आगे बढ़े हैं। उसके बाद स्थान, हमारी एक टेरिटरी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। साझा भविष्य, हमारा भविष्य भी एक है, हम एक साथ विकसित भारत की कामना करते हैं। उसके बाद एक विचारधारा के आधार पर, हमारी विचारधारा भी नहीं है। भारत एक राष्ट्र है क्योंकि इसमें भारतीयता की विचार की एकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भौगोलिक इकाई है। ब्रिटिश उपनिवेश का साझा इतिहास है और विश्व में अपना स्थान बनाने और एक समतापरक समाज बनाने का हमारा साझा भविष्य है। हम तीन बातों, किसी एक बात के आधार पर राष्ट्र हो सकता है, हम तीन बातों के आधार पर एक राष्ट्र हैं, जिसमें हमारा साझा इतिहास रहा है, हमारा एक भौगोलिक इकाई के रूप में भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। उसके बाद विश्व में अपना स्थान बनाने और विकसित भारत की कल्पना के साथ हमारा एक साझा भविष्य है। इस प्रकार राष्ट्र की अवधारणा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन साथ साथ करते रहेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्र का उल्लेख कहां कहां किया गया है? तो भारत के संविधान में प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों में राष्ट्र का उल्लेख है। जहां प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता का शब्द आया है, वहां मूल कर्तव्य में व्यक्ति के उत्कर्ष की दृष्टि से राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। दो जगह मूल कर्तव्यों में राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए और प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता, दो जगह प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है और मूल कर्तव्य में किया गया है। क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्र का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां कहां किया गया है। ऑप्शन होंगे मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है। तो नीचे इनमें से आपको दो, आपको पता है प्रस्तावना में और मूल कर्तव्य में इसका उल्लेख किया गया है। एक अमेरिकी इतिहासकार हैं ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को भारतीय राष्ट्र की आधारशिला बताया है। उनकी पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। उन्होंने बहुत प्रशंसा की है भारतीय संविधान के बारे में और इस बुक के अंदर काफी कुछ लिखा है। फिर है राज्य, स्टेट। राज्य एक राजनीतिक संघ को कहते हैं। राज्य एक राजनीतिक इकाई होती है, राजनीतिक संघ। हमारे यहाँ राज्यों को भी राज्य बोला गया है, लेकिन एक वृद्ध कॉन्सेप्ट में राज्य एक राजनीतिक संघ होता है जिसमें मुख्यतया चार चीजें होनी जरूरी हैं, जिसकी एक जनसंख्या हो, भूभाग हो, सरकार हो और संप्रभुता हो, उसको राज्य की घटक में शामिल किया जाता है। राज्य एक राजनीतिक संघ को कहते हैं। इस अर्थ में राज्य देश की भौगोलिक अवधारणा और राष्ट्र की सांस्कृतिक अवधारणा, देश जहां देश होगा उसकी एक भौगोलिक टेरिटरी होगी, उसकी एक जलवायु होगी, उसके उच्चावच होंगे, राष्ट्र के अंदर एक होने की भावना होगी, उनसे दोनों से अलग भिन्न है। राज्य की एक कानूनी अवधारणा के अनुसार राज्य के चार घटक होते हैं। उसका एक भूभाग होगा, उसमें जनसंख्या होगी, सरकार होगी और संप्रभुता होगी। अपने डिसीजन लेने में स्वयं फ्री होंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस प्रीलिम्स में कि राज्य की अवधारणा में शामिल घटक हैं, तो ये चारों घटक शामिल थे। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आरएएस में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद भारतीय संविधान में राज्य शब्द को प्रांतीय इकाई के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ होगा, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है।
दूसरी तरफ प्रस्तावना में भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में बताया गया है, जो कि हमने अभी अभी डिस्कशन किया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ये आपको एक सीक्वेंस में भी याद रखने हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनका सीक्वेंस क्या बताया गया है। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चारों पांचों शब्द एक सीक्वेंस से पूछे जा सकते हैं। गणराज्य का मतलब राज्य का वह प्रकार जिसमें उसका प्रमुख अर्थात राज्य का प्रधान, हेड ऑफ द स्टेट, वंशानुगत न होकर चुना जाता हो, उसे गणराज्य कहते हैं। जहां पर वंशानुगत नहीं हो, यहाँ राजा हायरार्की सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ का हेड ऑफ द नेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, हमारे यहाँ भारत में इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति का चयन होता है, चुना जाता है। तो राज्य का प्रधान, हेड ऑफ द स्टेट, वंशानुगत न होकर चुना जाता है, उसे गणराज्य कहते हैं। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं और वे अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। ब्रिटेन, जापान गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था फॉलो की गई है, हमने ब्रिटेन से ही संसदीय व्यवस्था को लिया है, लेकिन ब्रिटेन में गणराज्य नहीं है वहां पर, क्योंकि ब्रिटेन में न तो महारानी चुनी जाती है और जापान में सम्राट भी नहीं चुने जाते, इसलिए ब्रिटेन और जापान गणराज्य नहीं है। उसके बाद धर्म। धर्म निरपेक्षता समझने से पहले हमें धर्म शब्द के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि धर्म एक्चुअल में क्या है। तो धर्म एक सामाजिक संस्था है, एक समाज को संचालित, जिसका ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है। धर्म एक सामाजिक संस्था है। धर्म एक मनोदशा है। धर्म कर्तव्य के रूप में भी, कि पक्षी का गुण होता है या पक्षी का धर्म होता है उड़ना, और कर्तव्य की हमें, मेरे लिए मेरा कर्तव्य है कि मुझे राज धर्म का पालन करना चाहिए, या राष्ट्र के द्वारा निहित जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए, वो मेरा एक धर्म होगा। इस प्रकार धर्म चार शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है, एक सामाजिक संस्था के रूप में, एक मनोदशा के रूप में, कर्तव्य के रूप में, और एक गुण के रूप में। गुण, पक्षी का गुण होता है उड़ना, पक्षी उड़ता है, वो उसका एक धर्म है। इस प्रकार धर्म शब्द। फिर धर्म निरपेक्षता, जैसा कि एनसीईआरटी की कक्षा 11 में लिखा गया है कि धर्म निरपेक्षता किसी भी धर्म से एक समान दूरी का सिद्धांत, सभी धर्मों से एक समान दूरी का सिद्धांत धर्म निरपेक्षता है। धर्मों के बीच और धर्म विशेष के भीतर कट्टरता, वर्चस्व और भेदभाव को नकारने वाले सिद्धांत को धर्म निरपेक्षता कहते हैं। धर्मों के बीच, किसी भी दो धर्मों के बीच, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उनके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसी भी धर्म के दो धर्मों के बीच किसी का भी वर्चस्व यहाँ स्वीकार नहीं किया जा सकता, ना ही कट्टरता को यहाँ स्वीकार किया जाता है। और धर्म के भीतर जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, सभी समान हैं। धर्मों के बीच ये अंतरधार्मिक और अंतःधार्मिक, अंतरधार्मिक धर्म से दूसरे धर्म के बीच और अंतःधार्मिक धर्म के भीतर अंतःधार्मिक वर्चस्व, कट्टरता और भेदभाव को नकारने का सिद्धांत है। यह धर्म और राज्य के बीच बिल्कुल दूरी या समान दूरी अपनाने वाला सिद्धांत है। सभी धर्मों के लिए समान दूरी का सिद्धांत, किसी भी धर्म को यहाँ अपलिफ्ट नहीं किया जाता, सभी धर्मों के लिए समान बात की जाती है। यह धार्मिक आजादी, धार्मिक समानता, शांति, प्रगति और गैर धार्मिक लक्ष्यों को सकारात्मक रूप में स्वीकार करने वाला सिद्धांत है। धर्म निरपेक्षता धार्मिक आजादी, धार्मिक समानता, शांति, प्रगति जैसे गैर धार्मिक लक्ष्यों को सकारात्मक रूप में स्वीकार करने वाला सिद्धांत है। हमने अभी तक जो बातें की हैं उन पर एक बार पुनः चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य का। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व आपको प्रस्तावना
हनुमान चालीसा की तरह याद होनी चाहिए। भगवत गीता के प्रश्नों को नहीं पढ़ पाते, उनकी तरह इसको पढ़ना है। सब अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी चीज है, ये हमारे सबसे बड़ा संविधान का पहला एक दर्शन है। इसको हमें सबको याद रखना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 5 शब्द, राज्य की प्रकृति के 5 शब्द। सबसे पहले हम 2 बार ये पता होना चाहिए कि भारत का 2 बार प्रयोग किया गया भारत शब्द का। फिर 5 प्रकार की राज्य की प्रकृति, 5 शब्द, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। क्वेश्चन में पूछा गया था कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। उसके बाद इसमें आर्टिकल 394 के तहत 16 आर्टिकल 394 और 15 अन्य आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 सेल केम इनटू फोर्स उस दिन अस्तित्व में आए। रिमेनिंग आर्टिकल के लिए इसी आर्टिकल में मेंशन किया गया 394 में कि रिमेनिंग आर्टिकल 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। एक भारत के राष्ट्रपति की शपथ में जो शब्द हैं कि निष्ठापूर्वक पालन करूंगा, निष्ठापूर्वक पालन करूंगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, अपनी पूरी क्षमता से संविधान और विधि का परिरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण, 3 शब्द, परिरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण करूंगा तथा मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। स्वयं राष्ट्रपति यह शपथ का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 60 में। उसके बाद आर्टिकल 324 में अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, चुनावों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए इलेक्शन कमीशन में ये शक्तियां निहित होंगी। आर्टिकल 393 में इस संविधान को भारत का संविधान, इसका शॉर्ट टाइटल द कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ये आर्टिकल 393 में मेंशन है। 394 में ये 16 आर्टिकल जो स्वीकार किए गए हैं उनको बताया गया है। शब्दावली में हम भारत के लोग, ये एक सामूहिकता का विचार है, ये किसी धर्म विशेष, किसी भाषा और संस्कृति तक ही नहीं है। और सुभाष कश्यप ने इसको संविधान के स्रोत बताया है। उसके बाद राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्र में एक होने की भावना, एक होने की भावना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग के आधार पर निर्मित समूह और समुदाय राष्ट्र कहलाता है। एक राष्ट्र एकजुटता की भावना पर आधारित एक समुदाय है जिसमें निम्न बातों के आधार पर राष्ट्र बन सकते हैं: नस्ल या प्रजाति, जातीयता, धर्म, भाषा, साझा इतिहास, स्थान, साझा भविष्य और विचार। भारत एक राष्ट्र है क्योंकि भारतीयता के विचार की एकता है। एक विचार हमारा है कि हम सब भारतीय हैं। यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है, हम सब भारतीय हैं। उसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक भौगोलिक इकाई है। ब्रिटिश उपनिवेश का साझा इतिहास है और विश्व में अपना स्थान बनाने और एक समतापरक समाज को बनाने का साझा भविष्य है। उसके बाद भारतीय संविधान में राष्ट्र शब्द का उल्लेख 2 जगह किया गया है। मूल कर्तव्यों में राष्ट्र के उत्कर्ष हेतु और प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता।
इसके अलावा ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को भारतीय राष्ट्र की आधारशिला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ये इनकी बुक है, इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर, बुक का नाम ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। उसके बाद राज्य के संदर्भ में, राज्य एक राजनीतिक संघ को कहते हैं। इस अर्थ में राज्य देश की भौगोलिक अवधारणा, देश शब्द में भौगोलिक अवधारणा और राष्ट्र में एक होने की भावना निहित होती है, और राष्ट्र ये एक राजनीतिक संघ होता है राज्य। और इसके 4 प्रमुख घटक, जहाँ की एक टेरिटरी हो, एक भूभाग हो, पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो और सॉवरेनिटी हो, संप्रभुता हो, डिसीजन लेने में सरकार सक्षम हो, किसी बाह्य हस्तक्षेप को यहाँ मान्यता नहीं दी जाती है, वो एक राज्य की अवधारणा में शामिल होता है। भारतीय संविधान में राज्य शब्द को प्रांतीय इकाई के अर्थ में भी इस्तेमाल किया गया है। भारत के आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये एक आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है। दूसरी तरफ प्रस्तावना में भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में 5 शब्द भारतीय राज्य की प्रकृति के बताए गए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य वो होता है जहां का हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता हो। भारत में यहाँ का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली को फॉलो करता है, लेकिन ब्रिटेन में गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां की महारानी चुनी नहीं जाती, और जापान में भी सम्राट का चुनाव नहीं होता। उसके बाद धर्म, धर्म एक सामाजिक संस्था, एक कर्तव्य, एक गुण, एक मनोदशा को कहते हैं। और धर्म निरपेक्षता अंतरधार्मिक और अंतः धार्मिक कट्टरता, वर्चस्व और भेदभाव को नकारने का सिद्धांत है। ये सभी धर्मों के लिए समान और कंप्लीट दूरी का सिद्धांत है, समान और पूर्ण दूरी का सिद्धांत है। यह धार्मिक आजादी प्रदान करता है, धार्मिक समानता देता है, शांति, प्रगति जैसे धार्मिक गैर धार्मिक लक्ष्यों को सकारात्मक रूप में स्वीकार करने वाला सिद्धांत है। सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। सेक्युलर शब्द लैटिन भाषा के सेक्युलम से बना है। इसका अर्थ है यह समय, दिस टाइम। सेक्युलम का अर्थ है यह समय, यह एक दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, इसलिए यह एक समय है। और एक इस दुनिया से भिन्न दूसरी दुनिया और अन्य दुनिया की अन्य समयों की बात भी धर्म में होती है। धर्म में हमें मान्यता इस बात की दी जाती है कि हम अपने धर्म को फॉलो करें, यहाँ सब स्वतंत्र हैं। तो दूसरे एक इस लोक की, इसके अलावा परलोक की बातें भी यहाँ की जाती हैं। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो हम उसको आशीष देते हैं कि जा तेरा भला होगा। कहाँ जाने की बात करते हैं, ये स्वर्ग किसी ने साक्षात दर्शन नहीं किए, लेकिन हम उसमें मान्यता रखते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे। अच्छे कर्म करने वालों के लिए यही आशीर्वाद लोगों का रहता है। इस प्रकार दूसरी दुनिया की बात की जाती है। सभी धर्मों में हर धर्म अपने 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 अकॉर्डिंग दूसरी दुनिया की बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन सेक्युलर इस समय और मौजूद दुनिया पर बल देते हुए लौकिकता को स्वीकार करने वाला सिद्धांत है, पारलौकिकता को नकारने वाला। सेक्युलरिज्म जो है वो पारलौकिकता को नकारता है, इसी दुनिया की लौकिकता की बात करता है। सुपर नेचुरलिटी की बात सेक्युलरिज्म में नहीं की जाती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) में सेक्युलर शब्द का उल्लेख और प्रस्तावना के सेक्युलरिज्म के अलावा भी किया गया है। तो इस प्रकार से सेक्युलरिज्म शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल 2 जगह हुआ है, एक भारतीय प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और दूसरा मूल अधिकारों के आर्टिकल 25(2) में। इस प्रकार इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है। उसके बाद राज्य 3 प्रकार के होते हैं। धर्मतंत्र वाले, थियोक्रेसी वाले राज्य, जहां पुरोहित व्यवस्था, दैवीय कानून और प्रशासन होता है, जैसे ईरान है, वेटिकन सिटी है, तालिबान शासित अफगानिस्तान है, इस्लामिक स्टेट है, ये धर्मतंत्र वाले राज्य हैं। एक होते हैं स्थापित धर्मों वाले राज्य, जैसे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी जो इंग्लैंड, जर्मनी, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी इटली और स्पेन में है,
प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड और जर्मनी में, और कैथोलिक क्रिश्चियनिटी इटली और स्पेन, और इस्लामिक राज्य जैसे पाकिस्तान हुआ, सऊदी अरब हुआ, ये है। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका भी धर्मनिरपेक्ष है। सेकुलरिज्म की विशेषताएं, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है कि सेकुलरिज्म किसे कहते हैं, सेकुलरिज्म की विशेषताएं बताइए। एनसीईआरटी की कक्षा 11 में ये विशेषताएं दी गई हैं कि धर्म और राज्य के मध्य पृथकता सेकुलर राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता में एक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। राज्य के लक्ष्य भी गैर धार्मिक होना चाहिए। समुदायों के बीच में शांति, आपसी सभी समुदायों में शांति बहाली सेकुलरिज्म का एक मुख्य उद्देश्य है, विशेषता है। हर धार्मिक समूह के लिए आजादी, हर धार्मिक समूह के लिए आजादी, आर्टिकल 25 में सभी धर्मों को अपना धर्म की मानने की, आचरण करने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी है, सभी धर्मों को छोड़ने की आजादी है। राज्य के द्वारा दी गई हकदारियों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 में मेंशन किया गया है कि धर्म के आधार पर, धर्म के अलावा 4 अन्य बातें हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म के आधार पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, और सक्रिय नागरिकता में रुकावट ना हो। यह सेकुलरिज्म की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान, कहां-कहां धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान किए गए हैं। मूल संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द के साथ समाजवादी और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 25(2) में सेक्युलर शब्द का मूल संविधान में उल्लेख था। अकॉर्डिंग आर्टिकल 25(2) में, आर्टिकल 25(2) में मेंशन था। इनके अलावा प्रावधान अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यहाँ चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, इक्वल प्रोटेक्शन होगा और इक्वलिटी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति कानून के लिए कहीं भी किसी रेड लाइट पे गाड़ी क्रॉस करता है तो किसी भी धर्म का हो, सजा उनके लिए, सबके लिए बराबर है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है तो सजा सबके लिए बराबर है। हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया तो वहां जाति पूछकर चालान नहीं काटे जाते। वो सबके लिए रूल लागू हैं, सबके लिए लॉ समान है और विधियों का समान संरक्षण किया जाता है। अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव से मना करता है। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से मना करता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता सभी धर्म के लोगों को दी गई है। इसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। आर्टिकल 25 प्रत्येक व्यक्ति को 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आत्मकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को प्रोफेस मानने की, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, 3 P है। प्रोफेस उसको मानने की, प्रैक्टिस उसका आचरण करने की एंड प्रोपोगेट उसका प्रचार करने की। 4 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आत्मकरण की, किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का 4 प्रकार के अधिकार देता है। धार्मिक संस्थाओं को स्थापना और उनके पोषण का अधिकार, कोई किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उनका पोषण कर सकते हैं। बनाने और चलाने का अधिकार, उसका प्रबंधन, राइट टू मैनेज, राइट टू ओवन एंड मैनेज प्रॉपर्टी, संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए 4 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक संस्थाओं को बनाने और चलाने का अधिकार,
प्रबंध का अधिकार, संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार और प्रशासन का अधिकार। ये हम भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के कौन कौन से प्रावधान है उन्हीं आर्टिकल को यहाँ पर देख रहे हैं। अभी हम अनुच्छेद नहीं पढ़ रहे कि क्वेश्चन अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता की विशेषता बताइए और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख प्रावधान किस किस अनुच्छेद में किए गए हैं, तो इनको लिखना है आपको। उसके बाद अनुच्छेद 27 धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए किसी भी पर्टिकुलर धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर की वसूली नहीं की जा सकती। आर्टिकल 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शिक्षा संस्थाओं के बारे में प्रावधान करता है। 4 प्रकार की शिक्षा संस्थाओं, सरकारी और प्राइवेट, उसके बाद उनको दो में बांटा गया है। 4 प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के प्रावधान करता है। सरकारी स्कूल जिसे सरकार ने बनाया और सरकार चला रही है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू, JNVU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित हैं। इनके अंदर धार्मिक उपदेश नहीं दिया जा सकता। किसी भी प्रकार का धार्मिक उपदेश जो पूर्णतः गवर्नमेंट सरकार के द्वारा बनाई गई है और सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनमें नहीं दिया जा सकता। जिसे सरकार ने बनाया और बनाया नहीं है, बनाया किसी ट्रस्ट के द्वारा गया है और उसे सरकार चला रही है, जैसे DAV किसी भी ट्रस्ट ने बनाया और राज्य द्वारा प्रशासित है, उनमें धार्मिक उपदेश दिया जा सकता है। और प्राइवेट स्कूल में जो अनएडेड है, वित्त पोषित नहीं है, जिनके द्वारा सरकार जिनको वित्त पोषण नहीं करती, जैसे CBSE एफिलिएटेड है, DPS है, वो मान्यता प्राप्त है, अनएडेड है, उनमें भी धार्मिक उपदेश दिया जा सकता है। और जो वित्त पोषित हैं, उन जो सहायता प्राप्त हैं, उनमें भी धार्मिक उपदेश दिया जा सकता है, परंतु उसमें गार्जियन की कंसेस होना जरूरी है। उसके बाद आर्टिकल 29 यह धर्म के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन से नहीं रोकने का प्रावधान करता है। यहाँ भी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ये आर्टिकल लागू होता है कि किसी भी धर्म, पर्टिकुलर धर्म को हम अपलिफ्ट नहीं करके कि इस शिक्षण संस्थान में फला धर्म का व्यक्ति ही पढ़ सकता है, अन्य नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 29 उससे प्रोहिबिट करता है। उसके बाद आर्टिकल 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने और चलाने का अधिकार है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। आर्टिकल 325 धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न तो शामिल किया जाएगा और ना ही निकाला जाएगा। अब हमने इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, 28, 29, 30 और आर्टिकल 325, ये आर्टिकल हमने पढ़े किसमें कि धर्मनिरपेक्षता के आधार किन किन प्रावधानों में किए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया RS 2016 में कि उद्देशिका या प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान प्रतिपक्ष में ये प्रतिरक्षणीय हैं? IAS में पूछा गया क्वेश्चन था, RAS मेंस में पूछा जा सकता है। तो गणराज्य के साथ प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एक बार धर्मनिरपेक्षता से पुनः कि धर्मनिरपेक्षता धर्मों के बीच अंतर धार्मिक और अंतः धार्मिक वर्चस्व को नकारने का सिद्धांत है, सभी धर्मों के प्रति समान दूरी का सिद्धांत है। उसके बाद सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल, ये सेक्युलम लैटिन भाषा के सेक्युलम से बना है, जो इस लोक की बात करते हैं, लौकिकता की बात की जाती है, पारलौकिकता की बात नहीं की जाती। उसके बाद सेक्युलरिज्म की विशेषताएं, ये समुदायों के बीच शांति और राज्य के और धर्म के बीच में पृथकता, हर धार्मिक समूह के लिए आजादी, हर धर्म के लोगों को आजादी, किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी, सभी धर्मों को छोड़ने की आजादी, राज्य के द्वारा दी गई हकदारियों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लोक नियोजन में भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, और सक्रिय राजनीति, सक्रिय नागरिकता में रुकावट न। उसके बाद में
प्रावधान किस किस संविधान के आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद आर्टिकल 25 सेक्युलरिज्म मूल संविधान में उल्लेख था। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, यहाँ पर सभी को लागू है। आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव से मना करता है। 5 बातों में धर्म, मूलवंश, उसके बाद जन्म स्थान, लिंग और जाति, 5 आधार पर मना करता है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, आर्टिकल 16। आर्टिकल 25 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। आज अंतःकरण की, मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, 4 शब्द आपको पता होने चाहिए आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध का 4 प्रकार के अधिकार देता है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, उसके बाद प्रबंधन का, संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। आर्टिकल 27 धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं वसूला जाएगा। आर्टिकल 28 4 प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपदेश दिए जा सकते हैं या नहीं, उसके बारे में प्रावधान करता है। फिर आर्टिकल 29 यह धर्म के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन से मना करता है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा सकती है। आर्टिकल 325 के आधार पर किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर उसको मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। यहाँ तक हमने देखा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। उद्देशिका या प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए और क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वे प्रतिरक्षणीय हैं, क्या उनका बचाव किया जा रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है, गलत बात। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है, स्टेटमेंट गलत। इसको बेरुबारीवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से मना किया गया था, लेकिन 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया, उसके तहत स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। उद्देशिका विधायिका लेजिस्लेटिव पावर्स को कंट्रोल करने का कार्य नहीं करती। ये स्टेटमेंट भी गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट है, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और प्रस्तावना हमारी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 3, केवल स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। भारतीय संविधान की उद्देश्य के संदर्भ में ये क्वेश्चन था। उसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? किन किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता का है, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अवसर की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता है। 1 और 5
1 और 5, ये करेक्ट आंसर सी 1 और 5। आर्थिक स्वतंत्रता, अवसर की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, ये 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, नहीं, ये तो सबसे पहले लोकतंत्रात्मक शब्द है ही नहीं, सबसे पहला गलत। उसके बाद पंथ निरपेक्ष, ये भी नहीं है। उसके बाद में लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी नहीं है। और चौथा स्टेटमेंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बिल्कुल ये शब्द है। उसके बाद दूसरा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन्हीं 5 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन में पढ़ना है, पूछा सही है या क्यों सही नहीं है। तो इसमें पहला है, उद्देशिका संविधान का एक अंश है, प्रस्तावना संविधान का एक अंश है, बिल्कुल है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1976 में उद्देशिका में समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। और शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का पार्ट था, नहीं, ये पंथ निरपेक्षता भी इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, स्टेटमेंट सही है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इसको लागू नहीं करवाया जा सकता। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये तीनों स्टेटमेंट सही है। भारत के संविधान, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, स्वयं नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तीनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद एक ये बेरोजगारीवाद में 1960 में अनुच्छेद 3 के तहत भारत का कोई भी भूभाग, ये डिसीजन दिया गया था कि अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग भारत का कोई भी भूभाग किसी विदेशी राज्य को नहीं सौंपा जा सकता। बेरोबारी एक स्थान था जिसे बांग्लादेश को दिया गया, उस संदर्भ में डिसीजन दिया गया था। इसके लिए इसके अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत दी गई संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करना होगा। इसमें यह भी निर्णय दिया गया, इसमें प्रस्तावना से संबंधित यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 1960 बेरोजगारीवाद में यह निर्णय दिया गया कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, लेकिन आगे चलकर 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद, 1973 के केरल राज्य के वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और इसे आगे चलकर LIC वाद में दोबारा स्वीकार किया गया कि पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द जो जोड़े गए हैं वो भी संविधान के ही भाग हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है, 1973 के केशवानंद भारतीवाद से संविधान का अंग है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता।
आईएएस 2020 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये स्टेटमेंट करेक्ट था। 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है। इस प्रकार आज हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना से हमने बात शुरू की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमने पूरा पढ़ा कि संविधान में क्या क्या, प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेखित है। एक बार दोबारा देख लो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये पांचों सीक्वेंस में राज्य की प्रकृति क्या होगी, राज्य की प्रकृति कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय दी गई है। 3 प्रकार की न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता पूछा था। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उसके बाद प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, एक गरिमामय जीवन सुनिश्चित कर के लिए, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अतः द्वारा इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए पूरी। उसके बाद इसमें आर्टिकल 394 के तहत 15 अन्य आर्टिकल, 394 के साथ 16 आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो नागरिकता के हैं। आर्टिकल 60 शपथ का प्रावधान है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, 366, 367, 379, 80, 88, 391, 392, 393 shall came into force एंड रिमेनिंग प्रोविजन। और इसी आर्टिकल में लिखा गया है कि बाकी सब जो आर्टिकल हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। फिर आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक नागरिकता के हैं। आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें निष्ठापूर्वक पालन करना, उसकी क्षमता में संविधान और विधि का परिरक्षण, संविधान और विधि का परिरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण करूंगा तथा मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 324 में अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये तीनों शब्द सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन में निहित होगा अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। इसी प्रकार आर्टिकल 393 में इस आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 394 में मेंशन कर ही दिया। उसके बाद में हमने प्रमुख शब्दावलियों का बात की। हम भारत के लोग में एक सामूहिकता का विचार है। सुभाष कश्यप राजनीति के जानकार ने इसको भारतीय संविधान का स्रोत बताया हम भारत के लोगों को। उसके बाद राष्ट्र की अवधारणा को हमने समझा। भारत एक विचारधारा के साथ, एक जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भौगोलिक, उसके साथ उसके बाद साझा भविष्य और साझा इतिहास के कारण एक राष्ट्र है। उसके बाद राष्ट्र का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, और राष्ट्र का उल्लेख मूल कर्तव्यों के साथ किया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने किताब लिखी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। ये रिवीजन आपको बार बार इन चीजों को दोहराना होगा, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे आपके द्वारा पढ़ी हुई चीजें
लैप्स हो जाएंगी, फिर आपको किशोर कुमार का गाना याद आएगा कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। वो नहीं रखना है, कागज को भरते रहना है। उसके बाद राज्य की अवधारणा में 4 शब्द शामिल हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। और राज्य एक प्रांतीय इकाई है। आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। उसके बाद 5 प्रकृति प्रवृत्ति, जो राज्य की प्रकृति है, वो 5 शब्द आपको याद रखने हैं। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? ये अंतरधार्मिक और अंतःधार्मिक कट्टरता और वर्चस्व और भेदभाव को नकारने का सिद्धांत है। राज्य के बीच दूरी और समान दूरी का सिद्धांत, आर्टिकल ये एनसीईआरटी 11th क्लास में दिया गया है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की विशेषता क्या क्या होती हैं, इनका किन किन प्रावधानों में उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 27, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 14, 15, 16, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, उसके बाद 325, इनमें धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान हैं। उसके बाद में हमने कुछ 5-6 क्वेश्चन देखे, और जो जितना डिस्कशन किया उसके अलावा कुछ टर्म्स रह गए, जैसे संविधान में धर्म, ये आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ होता है समझाइए। पंथ निरपेक्षता का तो हमने बात डिस्कशन कर लिया। समाजवादी शब्द के बारे में, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य का भी डिस्कशन कर लिया। कुछ जो शब्द रह गए उनको आने वाली क्लास में डिस्कशन करते रहेंगे। आप इसका रिवीजन करते रहना। जो भी प्रस्तावना के संबंध में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। और आगे कुछ जो भी प्रीलिम्स के आधार पर जो जो हमारा सिलेबस है, उसको अगले करीब 20-25 दिन के अंदर भारतीय राजनीति व्यवस्था का पूर्ण अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।